नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं आज की खबर। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, राजनीति, समाज और आपके लिए जरूरी हर बड़ी खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर भारत। हैदराबाद में जीतो कनेक्ट में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वदेशी तकनीक के बल पर सेनाओं की ताकत में लगातार इजाफा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के F-16 समेत 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा। रडार, कमांड और नियंत्रण केंद्र, रनवे और हैंगर को पहुंचा भारी नुकसान। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तीखी प्रतिक्रिया। मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए ठहराया जाए इस्लामाबाद को जवाबदेह। कहा पाकिस्तान का दमनकारी रवैया और अवैध कब्जा ही इन हालातों की जड़। देश के डेयरी सेक्टर में बीते 11 साल में 70% की जबरदस्त बढ़ोतरी। हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट के उद्घाटन के मौके पर सहकारिता मंत्री अमित शाह का संबोधन। कहा अब डेयरी संयंत्रों के निर्माण में भी आत्मनिर्भर बनेगा भारत। और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ता देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में की शिरकत। कहा 8% जीडीपी वृद्धि दर पर रहेगा जोर। वैश्विक संस्थाओं में सुधार वक्त की मांग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनडीए सरकार ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट हवाई हमले और हाल ही में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह दिखा दिया है कि देश अपने नागरिकों की रक्षा और भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी सीमा को पार कर सकता है। हैदराबाद में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आयोजित जीतो कनेक्ट में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब केवल अपनी रक्षा जरूरतें पूरी नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा निर्यात में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत विश्व का उभरता हुआ हथियार सप्लायर बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस लड़ाकू विमान हो, आकाश मिसाइल हो, अर्जुन टैंक या प्रचंड हेलीकॉप्टर, हमारी सेनाओं की ताकत स्वदेशी तकनीक से लगातार बढ़ रही है। के नाते मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि डिफेंस सेक्टर में भी भारत सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। विदेशों पर हमारी निर्भरता निरंतर कम होती जा रही है और इसी विजन को लेकर आज भारत एक सशक्त और वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक डिफेंस इंपोर्ट पर पहले निर्भर रहा करते थे, लेकिन आज हालत बदल रहे हैं। अब हर पुर्जे, हर हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर गर्व से लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया। पिछले महीने में ही हमारी सरकार ने 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कितने कॉस्टली होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के साथ एक समझौता किया है। इन विमानों में 64% से ज्यादा पार्ट्स, इक्विपमेंट्स यदि लगेंगे तो 64% से ज्यादा वो इंडिजिनस होंगे, भारत में बने होंगे, भारत की धरती पर बने होंगे। रक्षा मंत्री ने रक्षा निर्यात को लेकर कहा कि जब 11 साल पहले एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब देश का निर्यात लगभग 600 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। भारत दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हाल फिलहाल भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, फोर्थ लार्जेस्ट, वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत है। और भारत 2030 तक अनुमान है कि अप्रॉक्सिमेटली $7.3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के अनुसार यदि एवरेज ग्रोथ रेट्स को देखा जाए तो 2030 तक परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बनने की राह पर यदि कोई आगे बढ़ चला है, उस देश का नाम है हमारा और आपका देश भारत। यह सब यदि अगर संभव हुआ है मेरे मित्रों, तो ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण ही यह संभव हुआ है। और इन्हीं रिफॉर्म्स के कारण भारत के ट्रेडर्स को अब ग्लोबल लेवल पर
पहले से कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी प्रारंभ की है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने न केवल लोकल बिजनेसेस को बल दिया है, बल्कि इंडियन प्रोडक्ट्स की ग्लोबल एक आइडेंटिटी बनाने में भी कामयाबी हासिल की है। 2021 में मोदी जी ने द इंडिया टॉय फेयर 2021 में टॉय इंडस्ट्रीज में वोकल फॉर लोकल का आह्वान उन्होंने किया था। वायुसेना दिवस से पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने यह ऑपरेशन एक साफ उद्देश्य के साथ शुरू किया था और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हुआ, ऑपरेशन रोक दिया गया। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बेहतरीन तालमेल का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि पाकिस्तान जो दावे कर रहा है वो सिर्फ मनोहर कहानियां हैं। उन्होंने कहा कि भारत का मकसद पूरा हो चुका है और इस ऑपरेशन से दुनिया को ये सीख मिलनी चाहिए कि भारत जरूरत पड़ने पर ठोस और तय रणनीति के साथ कार्रवाई करता है। We have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. एयर चीफ मार्शल ने सैनिक क्षमता बढ़ाने को लेकर कहा कि वायुसेना ने अपने लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रोड मैप 2047 तैयार किया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि तीनों सेनाओं ने हवाई रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र पर काम करना शुरू कर दिया है। अगली लड़ाई होगी, the next war is not going to be exactly like the previous one. It is going to be different. So उसके लिए हमें अपनी थिंकिंग कैप्स हमेशा ऑन रखनी है और अभी रेडी तो रहना ही है, नाउ रेडी के साथ साथ हमें फ्यूचर रेडी के लिए भी काम करना है. सो दैट वर्क इज पैरेलली गोइंग ऑन. वी आर टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स टू अ मल्टी domain capable aerospace power, and which is capable of protecting the interests of the nation, and it's a credible military instrument of choice across the entire spectrum of conflict. So for this we have drawn out a roadmap up to 2047, which is a Vision 2047, which has been drawn out, and we are working towards that. That roadmap is not cast in stone. Obviously, it's 20-25 years ahead. Thinking about that is it's a tough task, especially in these kind of technologies, the way things are changing. भारत ने मांग की है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में निर्दोष प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भीषण मानवाधिकार उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. पीओके के कई क्षेत्रों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जहां लोग बुनियादी अधिकारों, न्याय और व्यवस्थागत उत्पीड़न को खत्म करने की मांग कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं, जिसमें निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई बर्बरता भी शामिल है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसके भीषण मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.
हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की एक पुरानी मांग पूरी की है, अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाकर। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे देश के किसानों और डेयरी उद्योग को सीधा फायदा मिलेगा और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का डेयरी सेक्टर बीते 11 साल में 70% की दर से बढ़ा है, जो दुनिया में सबसे तेज है। अमित शाह ने कहा कि ये प्लांट डेयरी किसानों की समृद्धि का प्रतीक बनेगा और इससे गांव की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। पिछले 11 साल में 70% की क्षमता से बढ़ा है और विश्व में भारत का डेयरी सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी सेक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे दूध देने वाले पशुओं की संख्या 14-15 में 86 मिलियन थी, अब 112 मिलियन हो गई। दुग्ध उत्पादन 146 मिलियन टन से 239 मिलियन टन हुआ और देसी नस्ल की गाय, जिसका दूध मानव के शरीर के लिए बहुत गुणकारी है, उसका उत्पादन 29 मिलियन टन से बढ़कर 50 मिलियन टन पर पहुंचा है, जो हमारे स्वास्थ्य की चिंता करता है। अमित शाह ने कहा कि सरकार का नया डेयरी प्रोजेक्ट किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे दूध उत्पादक किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें बड़ा बाजार मिलेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट एनसीआर यानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में दूध की जरूरतें पूरी करेगा। साथ ही भारत अब डेयरी प्लांट बनाने में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। उनका कहना है कि दुनिया का सबसे आधुनिक डेयरी प्लांट भी जल्द ही भारत में बनाया जाएगा। डेयरी के संयंत्र को निर्माण की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, इसलिए एनडीडीबी और बाकी सारी डेयरियां मिलकर अभी जो संयंत्र निर्माण का काम है उसको भी 3 गुना कैपेसिटी एक्सपांशन का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे और दुनिया के सबसे आधुनिक प्लांट हमारे भारत में हो और उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम हो, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। अगली खबर गृहमंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे से ही। आज वो हरियाणा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगातें दी हैं। वहीं नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चीजों पर जीएसटी दर घटाकर माताओं और बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने किया है और उन्होंने कहा कि अगर 140 करोड़ भारतीय हर चीज हमारे देश में बनी हुई खरीदें तो हमारा बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ाना, देश में उत्पादन करना और हर भारतीय को भारत में बनी चीजों को खरीदना, यही दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंचने का मंत्र है। 2047 में हर एक क्षेत्र में भारत संसार में सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए, ऐसे भारत की रचना करें। और इसका रास्ता स्वदेशी के माध्यम से, आत्मनिर्भरता के माध्यम से गुजरता है। उत्पादन बढ़ाना, देश में उत्पादन करना और हर भारतीय ने
भारत में बनी हुई चीजों को खरीदना, यही मंत्र है दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का। भाइयों बहनों, दीपावली आने वाली है, दशहरा गया है। मैं आग्रह करता हूं, हमारे गुजरात में दीपावली के दूसरे दिन नया साल मनाते हैं। हरियाणा में शायद नहीं मनाते हैं, मगर गुजरात के नए साल के उपलक्ष्य में हरियाणा के लोग भी दीपावली के दिन ही संकल्प ले कि हमारा पूरा परिवार देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा, तो मोदी जी की ये जो आह्वान है वो सफल होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर में राष्ट्रीय नाई महासभा द्वारा आयोजित प्रतिभा और भामाशाह सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रतिभावान युवाओं और सेवाभावी भामाशाहों का सम्मान सही मायनों में हमारी सामूहिक संस्कृति और मूल्यों का सम्मान है। सेन समाज ने हमेशा श्रम और सेवा को सर्वोच्च धर्म मानकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है। जिस समर्पण से, जिस त्याग से भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को संत शिरोमणि सेन महाराज जी ने पहुंचाया, उसी तरीके से सेन समाज भी इतने वर्षों बाद भी उनके संस्कार, उनके कार्य, उनकी सेवा, समर्पण आज भी उसी तरीके की समाज में सेवा करते हैं। और शक्तिदायक मां नारायणी माता जी का आशीर्वाद हम पर है, और इसीलिए मां के इस आशीर्वाद से, शक्ति के इस आशीर्वाद से सेन समाज की महिलाएं भी उसी तरीके से समाज के कल्याण के लिए बरसों से काम कर रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा, कौशल और सेवा की ये परंपरा नई पीढ़ी को प्रेरणा देती है। उन्होंने भरोसा जताया कि सेन जी महाराज के आदर्श और नारायणी माता का आशीर्वाद हमें शक्ति और संस्कार देकर समाज और राष्ट्र की प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। हमारे समाज में समाज की रचना इसी तरीके से की गई थी कि समाज की रचना के अनुसार कर्म होता था, संस्कार होते थे, लेकिन आज की परिस्थितियों के अंदर भी हम उसी तरीके के संस्कार चल रहे हैं, सेवा के संस्कार। लेकिन समय के बदलते समय हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे परिवार के बच्चे जिनकी दक्षता अद्भुत है, क्योंकि दक्षता आपके स्वभाव में, आपकी संस्कृति संस्कारों के अंदर है। दक्षता चाहे हाथ की हो, चाहे दक्षता कला की हो, और इसीलिए मन मस्तिष्क से भी सेन समाज का नौजवान दक्ष भी है और पूर्ण रूप से उसकी समझ शक्ति, उसकी ज्ञान शक्ति भी अद्भुत है। लोकसभा अध्यक्ष आज द इंडियन सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन जयपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत की मजबूत हेल्थ सेक्टर की तारीफ की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के डॉक्टर्स न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सेवा भाव से काम कर रहे हैं। भारत के चिकित्सकों ने समय समय पर अपने प्रयासों से दुनिया के अंदर, हो सकता है 10, 15, 20 साल पहले ये ट्रांसप्लांटेशन हो चुका होगा, लेकिन भारत के चिकित्सक भी दुनिया के अंदर ही होंगे जिन्होंने ये काम शुरू किया होगा। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ संसाधनों का अभाव रह सकता है,
लेकिन आज की बदलती परिस्थितियों के अंदर भी हमारे डॉक्टरों के चिकित्सीय ज्ञान, अनुभव, उनकी नया इनोवेशन की क्षमता भारत के डॉक्टरों की अद्भुत है। और दुनिया के अंदर भी, उस विकसित देशों के अंदर भी जो विश्वास, भरोसा है, वो भारत के मूल चिकित्सकों के ऊपर ही है, जो दुनिया के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और इन तमाम अहम खबरों के बाद अब एक नजर देश और दुनिया के कुछ और बड़े अपडेट्स पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में मॉरिटानिया, लग्जमबर्ग, कनाडा और स्लोवेनिया के राजदूतों से परिचय पत्र स्वीकार किए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उन्हें मंत्रालय की कार्यप्रणाली और प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण करेंगे। युवाओं के कौशल विकास की एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री देश भर के 1,000 सरकारी ITI संस्थानों के उन्नयन के लिए PM सेतु का शुभारंभ करेंगे। भारत को सामाजिक सुरक्षा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज मलेशिया के कुआलालंपुर में ISSA विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में पुरस्कार हासिल किया। ये पुरस्कार प्रत्येक नागरिक के लिए सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के प्रयासों का प्रमाण है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर पड़ोसी देश विश्व के मानचित्र पर स्थान बनाए रखना चाहता है तो उसे अपनी धरती से आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद कर देना चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा कि भविष्य में कोई सैन्य संघर्ष होने की स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर जैसा संयम नहीं दिखाया जाएगा। सिंगापुर पुलिस ने दिवंगत असमिया गायक जुबिन गर्ग के शव परीक्षण रिपोर्ट सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग को सौंप दी है। वहीं असम की एक अदालत ने जुबिन गर्ग की मौत के मामले में उनके बैंड के सदस्यों शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत नए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। अगस्त 2025 इसके लिए आवेदन लेने शुरू किए गए थे और अब तक 74 भागीदार कंपनियों को PLI योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में चुना गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी और SS संधू बिहार में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए कल से 2 दिनों के लिए पटना का दौरा करेंगे। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव का ऐलान इसी महीने होना है। स्टार भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोरे में विश्व चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। उन्होंने कुल 199 किलोग्राम वजन उठाया। मीराबाई चानू इस चैंपियनशिप में 2017 के विश्व चैंपियन और 2022 की रजत पदक विजेता रही हैं। भारत ने 2 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बना लिए। ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा और लोकेश राहुल की शतकीय पारियों की बदौलत वेस्टइंडीज पर 286 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली गई। वेस्टइंडीज पहली पारी में 162 रन पर सिमट गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विश्व व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा में गंभीर असंतुलन का सामना करने के साथ ही संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में भारत स्थिरता कायम करने वाली शक्ति के रूप में सामने आया है जो बाहरी झटकों को झेलने में सक्षम है। दिल्ली में आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 8% GDP वृद्धि दर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली है, निरंतर विकास कर रही है, इसमें वैश्विक उतार चढ़ाव झेलने की पर्याप्त क्षमता है। Beginning to see opportunities because unlike public investment, private investments obviously go on commercial considerations, but of late I'm seeing a greater interest in India for public and private investments to grow in sizable number. One nuance which I would like to put forward is
the union government or the central government in India does not look at public expenditure as a tool through which it is giving that necessary impetus for the economy, but we have taken the states along with us. When I say states, it's the provinces within the federal structure. So the money is normally apportioned for them to also absorb, to do things within each of the states. निर्मला सीतारमण ने कहा कि विश्व अभूतपूर्व वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। देशों के समक्ष चुनौतियां केवल अनिश्चितता से निपटने की नहीं, बल्कि व्यापार, वित्तीय और ऊर्जा असंतुलन से निपटने की भी है। I can clearly say that investment money we are giving to the regions so that all regions develop equally with public funds will continue, and there will be even a greater emphasis for states to receive this from us. And we see a lot of absorption capacity there as well. So the accent is more and more of public money, both through the center and the states. But now we see interest reviving in the private sector for PPP projects as well. So that is one side, and the other, public expenditure going for R&D, I think is equally not counted so much as infrastructure investment, but it is necessary for innovations to flourish and benefit India. So we have announced a big amount for innovation and R&D, both for private and for public. It's not reserved just for government expenditures. और आइए बुलेटिन में अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापान के परिवहन मंत्री हिरोमासा नाकाउनो ने आगामी बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा के लिए सूरत में हाई स्पीड रेल निर्माण स्थल का दौरा किया। उन्होंने ट्रैक स्लैब बिछाने वाली कार और ट्रैक स्लैब समायोजन सुविधा समेत परियोजना के प्रमुख घटकों की समीक्षा की। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। पटना में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में 25 लाख लाभार्थियों के खातों में 2,500 करोड़ रुपए की राशि डाली गई। इससे पहले 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजी गई थी। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने जमीनी स्तर पर भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपकरणों का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस दौरान अधिकारियों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप शिकायतों का नो पेंडेंसी के आधार पर त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता से नेता बने विजय की करूर रैली में 27 सितंबर को हुई भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। करूर में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों में दुर्लभ हिम तेंदुओं की आबादी पिछले 4 वर्षों में 62% बढ़ गई है। हाल ही में जारी हुए एक सर्वेक्षण में जानकारी दी गई है। 2021 में संख्या 51 थी, अब ये संख्या बढ़कर 83 हो गई है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में आज मौसम की पहली बर्फबारी हुई और आने वाले दिनों में और बर्फबारी की संभावना है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला स्थित प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग के अफरवत और दक्षिण में अनंतनाग जिले के सिंथन टॉप में बर्फबारी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं विजयदशमी के अवसर पर आयोजित सिंदूर खेला की खूबसूरत झलकियों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।